हेलो दोस्तों, वेल्थ रीइमेजिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनिल और मेरे साथ है प्रशांत। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कि हाउ डू फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स फूल कॉमन पीपल। तो प्रशांत, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हु आर दीज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स? सलील, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन तो कुछ और हो सकती है, बट मैं हमारे व्यूअर्स के लिए सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से कुछ कंटेंट बनाता है, मे बी वीडियो बनाता है या ट्वीट करता है, राइट, एंड व्यूअर्स उसे देखते हैं, हम जैसे कॉमन लोग, और कोई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अब ट्रांजैक्शन हो सकती है कि किसी ज्वेलरी शॉप पे जाके 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बाय कर लें वो, राइट, एंड या ट्रांजैक्शन हो सकती है कि रिलायंस के 50 शेयर खरीद ले कोई, या एक बिल्डर के पास जाके कोई 2 BHK फ्लैट ले ले। तो ये सब एक एग्जांपल है। तो किसी के इन्फ्लुएंस करने से अगर आप ये कोई ट्रांजैक्शन कर देते हो तो वो लोग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा, तो अल्टीमेटली जब भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस। तो प्रशांत, इसमें मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि किस स्केल पे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या होते हैं? सही, स्केल काफ़ी बड़ा है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके 40-50 लाख भी सब्सक्राइबर हैं। उनमें से अगर 20% 30% लोग भी वीडियो देखें तो 15-20 लाख लोग हर वीडियो को देख रहे हैं लोग, और वो वहीं तक स्केल सीमित नहीं है। सर, स्केल जो है काफ़ी होता ये है कि बंदा वीडियो देखता है यूट्यूब पे, फिर लंच करता है अपने ऑफिस कलीग्स के साथ लंच टेबल पे, और उनसे डिस्कस करता है अपने व्यूज, जो व्यूज आपने सुने होते हैं वो व्यूज आप डिस्कस करते हैं, आप और आगे 5-6 लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। वो 5-6 लोग फिर हो सकता है कि किसी के साथ में जिम करने के लिए गए, या योगा पे बैठे, या अपनी फैमिली में टेबल में बैठे, राइट, लंच या डिनर करते हुए, तो उन्होंने और आगे व्यूज एक्सप्रेस कर दिए। तो ये स्केल काफी बड़ा हो सकता है। और वीडियो बनाने वाले भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि शायद करोड़ों लोग जो हैं इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लोग अक्सर किसी का वीडियो बना के खुद भी बना देते हैं, तो वो साइकिल बढ़ती ही जाती है। तो सर, ये क्या है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं एक्चुअली इनका लाइफस्टाइल काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। तो क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अच्छा है तो ये प्रोफेशन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो लोग किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं और खुद उसका कंटेंट सुन के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो इस तरह से भी स्केल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बढ़ता चला जाता है। तो इनका प्राइमरी एजेंडा क्या रहता है प्रशांत? सलील, आप ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ, हम कुछ भी काम करते हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पैसा कमाना, अपनी फैमिली का टेक केयर करना, सबका लाइफस्टाइल अच्छा रखना अपने परिवार में, ये बहुत अच्छी बात है और स्वाभाविक बात है। पर जो इनका एजेंडा है अल्टीमेटली पैसा कमाना ही है। कोई और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ गलत कर रहे हैं, वो पैसा कमाना हर कोई उसी के लिए काम करता है और वो भी इसी के लिए काम करते हैं। हाँ जी। एंड हाउ डू दे मेक मनी? कैसे कमाते हो पैसा? सलील, जो इन्फ्लुएंसर है उसके पैसे कमाने के तरीके जो हैं, पहला हो सकता है कि जैसे एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, राइट, तो उस पे हो सकता है कि एडसेंस की एड्स चले गूगल की, राइट, तो उससे जितने व्यूज आते हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है, राइट। दूसरा हो सकता है कि अपने वीडियो में ही वो किसी प्रोडक्ट की ऐड कर दें कि दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय दिस प्रोडक्ट, या किसी और इनडायरेक्टली वे से बताएं कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ और अच्छा है। तीसरा हो सकता है कि उनके खुद ही के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई रिसर्च टूल हो सकता है स्टॉक मार्केट पे, राइट, या हो सकता है कि कुछ उनके कुछ प्रोडक्ट हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं उनकी, ऑडियो कंटेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अपना खुद का सेल कर रहे हैं, या इवन इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी बाद में देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन वाले स्मॉल केसेस होते हैं। तो ये काफ़ी वेज है। बाकी ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट के काफ़ी कंसल्टेंट्स आ गए हैं अब यूट्यूब पे, एंड वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी खरीदो, तो वो एक साथ काफ़ी चेक्स लेते हैं, बिल्डर को जाके देते हैं, उसके अंदर उनको पर फ्लैट 1% कमीशन मिल जाता है। तो ये कुछ वेज हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, पर ये पॉपुलर वेज है। मतलब कोई सरल आंसर नहीं है कि 1 2 3 वेज है, बहुत सारे वेज होते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज वन हाफ, मतलब मेजर चंक एडवर्टाइजमेंट से आता है। सेकंड कुड बी योर लर्निंग मटेरियल, थर्ड कुड बी स्टॉक ब्रोकर या रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म्स।
and so on. This list is too huge. राइट, एंड मिक्स ऑफ दिस भी होता है, जरूरी नहीं कि हर हाँ। इन्फ्लुएंसर एक ही पे डिपेंडेंट है, मिक्स ऑफ ऑल दिस कैन आल्सो बी देयर। सही है। तो प्रशांत, फिर टारगेट ग्रुप मेनली कौन होता है? कौन लोग सबसे ज्यादा इजीली इन्फ्लुएंसेबल होते हैं? सर, जो इंसान नया नया पैसा कमाना शुरू करता है, बेसिकली हमारा यूथ हो गया, राइट, 20 to 30 और मे बी 20 to 35 एज के जो लोग होते हैं, उनको दे स्टार्ट अर्निंग मनी एंड दे आल्सो स्टार्ट सेविंग सम पार्ट ऑफ इट, राइट। तो उनको होता है कि हम उससे इन्वेस्ट करें। फर्स्ट नेचुरल डिसीजन होता है कि वो जाके उसका फिक्स डिपॉजिट बना दे। तो वो जब ऐसा करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि 7% इंटरेस्ट है या 8% इंटरेस्ट है, उसमें से भी काफ़ी हद तक टैक्स में चला जाता है। तो वो एक हंगर रहती है कि और पैसे से पैसा कमाना है। और दूसरा एक काफ़ी पॉपुलर चल रहा है ट्रेंड कि लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। वो अपनी ऑफिस जाते हैं टू अर्न मनी, बट ऑफिस जाके उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, मे बी उनकी चॉइस का काम वो नहीं कर रहे हैं या उनको फीडबैक पसंद नहीं है। दे वांट फ्रीडम। बॉस कुछ भी फीडबैक देता है, वो रोज साइकिल जब चलती है कि बॉस इज सेइंग समथिंग एंड यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू इट एंड आप अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक बॉदरेशन लगने लगती है कुछ लोगों को। तो पीपल वांट टू बेसिकली रिटायर अर्ली। एक फिनोमिना भी चल रहा है फायर का, जिसमें लोगों का मेन गोल ये है कि रिटायर बाय 35 और 40, ताकि राइट फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली, एंड अल्टीमेटली live on your own terms, travel or do anything you want to, but for regular income you don't have to go to office or something. इसके चलते they end up searching keywords like financial freedom, how to retire early, and ultimately land onto the content of these influencers. And influencers are also smart. They see the trends, but like common people is searching, right, are searching. तो उसी हिसाब से वो भी अपनी वीडियोस बनाते हैं, वो भी अपने कीवर्ड्स वैसे रखते हैं और वैसा कंटेंट बनता है। तो अल्टीमेटली ये टारगेट ग्रुप है। तो फिर टारगेट ग्रुप की फाइनल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि 20 से 30 या 20 से 35 एट मैक्स, क्योंकि उससे ज़्यादा के साल वालों ने मोस्टली चीज़ें देख ली होती है फेयरली। तो अब तक हमने जाना कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, उनका मेन एजेंडा क्या होता है, वो पैसे कैसे कमाते हैं और उनका टारगेट ग्रुप क्या होता है। तो अब हम सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सवाल पूछेंगे प्रशांत से कि इस कड़ी को जो जोड़ देगा कि हाउ डू एक्चुअली फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स फूल कॉमन पीपल। सलील, एक बात बताइए कि मान लीजिए आपको गिटार बजाना सीखना है, तो आप किससे सीखने जाएंगे? मैं गूगल करूंगा, मेरे आसपास जो भी अच्छा गिटार का टीचर होगा, जिसकी रेटिंग ठीक होगी, जिसके प्राइजेस नॉर्मल होंगे और आसपास होगा, मैं उसको चूज कर लूंगा। बिल्कुल, तो वो अपने आप में काफी अच्छा टीचर होगा, उसको कुछ एक्सपीरियंस होगा और वो उसके से आप जाके सीख लेंगे। बिल्कुल। पर YouTube पे सलील कैसा होता है कि कोई स्किल नहीं होती, आपको कोई रिपोर्ट कार्ड अपना नहीं डालना है कि आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं YouTube पे, तो आपके कुछ 100 में से 90 मार्क्स आए हैं कहीं पे या कुछ आए। YouTube पे कैसे चलता है कि YouTube का एक एल्गोरिदम है जो कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनाता है और जो एंगेज कर पाता है ऑडियंस को, क्योंकि अल्टीमेटली YouTube पे TRP से ही पैसे अर्न करता है, राइट। तो उसका कंटेंट YouTube कीप्स पुशिंग अप। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी यंग एज के, जिनको बहुत ही कम एक्सपीरियंस था फाइनेंस का, वो लोगों का कंटेंट पुश होता चला गया एंड व्यूअर्स आर लिसनिंग टू देम, राइट। अब आपको मैं एक काफ़ी अच्छी टर्म बताना चाहूँगा व्यूअर्स को भी, रिसेंसी बायस। अब रिसेंसी बायस मैं समझा देता हूँ पहले अपने व्यूअर्स के लिए। रिसेंसी बायस बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है कि मान लीजिए सलील पिछले हफ्ते ट्यूसडे को बारिश आई, इस हफ्ते ट्यूसडे को फिर बारिश आ जाए, तो आप अगले ट्यूसडे को ट्रैवल प्लान कैंसिल कर दें कि हर ट्यूसडे को तो बारिश ही आती है, तो मैं ट्यूसडे को नहीं जाऊँगा, मैं वेडनेसडे को जाऊँगा। तो ये कोई सेंसफुल डिसीजन नहीं है सलील, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पिछले 10 साल के सारे ट्यूसडे चेक कर लें, फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि हर ट्यूसडे को तो बारिश नहीं आती है। अब क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, इनको काफ़ी कम टाइम हुआ है खुद ही सीखते हुए, और मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छे भी हैं जिनको काफ़ी 15 साल 10 साल 18 साल हो गए हैं मार्केट में। साइकिल वो कम से कम 3 4 5 6 देख चुके हैं, साइकिल की हर सेक्टर की साइकिल देख चुके हैं, हर एसेट क्लास की साइकिल देख चुके हैं। तो बट
काफी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं वो रिसेंसी बायस का काफी शिकार है और अल्टीमेटली व्यूअर्स उनका कंटेंट देख रहे हैं और वो भी रिसेंसी बायस का शिकार हो जा रहे हैं एंड दिस वे फाइनेंशियल जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पिछले 1-2 साल की साइकिल देख के ही लिए जा रहे हैं, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट एकदम डाउन क्रैश कर गई थी। उसके बाद 6-8 महीने में फिर से एकदम बूम कर गई। उसी टाइम पे मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग, इवन मेरे कुछ दोस्तों ने भी अपने अपने चैनल्स बनाए, सबके अब आज के डेट में लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और सभी लोगों ने, काफ़ी यूट्यूबर्स ने आईपीओ करके रिकमेंड बहुत किया था और कुछ लोगों ने आईपीओ से पैसे भी कमाए। फिर कुछ ऐसी कंपनीज के आईपीओ आए जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चैनल पे, तो जिन्होंने उनमें पैसे लगाए, मेरे काफ़ी दोस्तों ने लगाए, बट उनके पैसे एक दिन में डूब भी गए। तो मैं इसमें भी कह सकता हूँ कि वो रिसेंसी बायस का शिकार बने। हाँ सलील, आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए 4 आईपीओ पिछले 3-4 महीने 6 महीने में अच्छे किए, उसके बाद 5वां आईपीओ आया, आपने एक पैटर्न बना लिया क्विकली कि पैसा बन रहा है, आईपीओ में लगाओ बन जाता है पैसा, राइट। बट अगर आप थोड़ा लंबा पैटर्न देखते, पिछले 10 साल में सारे आईपीओ का रिकॉर्ड देखते, तो आपको पता चलता कि जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ में पैसा बनता है, कुछ में पैसे का नुकसान भी होता है ना। तो ये लॉन्गर पिक्चर अगर आपने नहीं देखी है, सिर्फ लास्ट के 4 आईपीओ की सब चलते हैं और आपने पैसा लगाया, तो आप रिसेंसी बायस का शिकार थे। और काफी इसमें सहयोग जो है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का भी है। उन्होंने भी आईपीओ पे वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि पीपल वर सर्चिंग दोस कीवर्ड्स अ लॉट ऑन यूट्यूब, तो उन्होंने बेसिकली टू गेट क्विक फेम, क्विक व्यूअर्स, दिस हैपेंड। अच्छा, और सिमिलरली दूसरा एग्जांपल भी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा अबाउट रियल एस्टेट। 2019-20 तक ऑलमोस्ट रियल एस्टेट फ्लैट, थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा था। तो तभी यूट्यूबर्स ने मोस्टली, मैंने देखा जितना लोग बोले थे कि इक्विटी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, मोस्टली रियल एस्टेट को मत रखो, बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा जाता है वहाँ पे। एंड अभी रिसेंटली जब रियल एस्टेट के प्राइसेस ऐसे बूम करे, एटलीस्ट एनसीआर वाले एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, गुड़गांव में, और अभी रियल एस्टेट पे लोगों ने अपना ओपिनियन चेंज करा है, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। तो ये भी क्या है ये सब? सनील, काफी अच्छा एग्जांपल है ये। मैं भी ये एग्जांपल देने वाला था, अच्छा कि आपने इसको यहाँ लाए। 2003 से 8 के बीच का पीरियड था जिसमें रियल एस्टेट बहुत बूम किया। जिस भी इंडिविजुअल ने उस टाइम पे रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसको आप बायस नहीं कर सकते। उसके सामने कोई भी बोलता था कि रियल एस्टेट बेकार है, उसका व्यू हमेशा ये होता था कि नहीं रियल एस्टेट में बहुत पैसा बनता है। और जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड 5-6 साल टाइप जिनको एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने देखा कि मार्केट तो फ्लैट रहता है, स्पेशली 2012-13 के बाद कुछ भी रियल एस्टेट ने सिग्निफिकेंट रिटर्न नहीं दिए। कुछ माइक्रो मार्केट्स में दिए होंगे जहाँ पे माइग्रेशन काफी ज्यादा था, बट ओवरऑल द ट्रेंड जो था वो फ्लैटेंड आउट था। तो हर इन्फ्लुएंसर ने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए कि रियल एस्टेट इज जस्ट अ कंजम्पशन नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो ये बिल्कुल ये प्रूव करता है इस बात को कि अगर यूट्यूबर उस टाइम पे सब लोग बोल रहे थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आप पिछले 2-3 साल का ही डेटा देख के बोल रहे हो या 5 साल का ही देख के बोल रहे हो, राइट। एंड अभी सडनली अगर अच्छा करने लगा और आप बोल रहे हो कि रियल एस्टेट में आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हो, दैट शोज कि यू आर मतलब रिसेंसी बायस का आप शिकार हैं और अपने व्यूअर्स को भी कर रहे हैं रिसेंसी बायस का शिकार। तो प्रशांत, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए कॉमन मैन, हम कॉमन लोग कैसे बच सकते हैं रिसेंसी बायस से और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से फूल होने से? तो सलील, सिंपल सी चीज है कि आपको रिसेंसी बायस का शिकार नहीं होना है। आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर का भी कंटेंट देख रहे हैं तो आपको देखना है कि कहीं वो जो कंटेंट है पिछले कुछ ही टाइम को काउंटेबल रख के तो नहीं हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम ही से यूनिवर्स शुरू हुआ है, राइट। कोई भी चीज मार्केट में होती है, किसी भी एसेट क्लास में, वो जरूर कुछ ना कुछ पहले हुई होती है, राइट। आज अगर कुछ मंदी आई है तो आपको वो पीरियड 5-7 साल पहले भी दिखेगा, राइट। तो बस आपको रिसेंसी बायस का शिकार नहीं होना है और आपको जज करना है कि जो आपका जिसका आप कंटेंट देख रहे हैं वो कहीं बहुत कम पीरियड का थॉट लेके तो नहीं चलता है, उसने पुराने काफी पीरियड को कहीं बिल्कुल साइड में तो नहीं रख दिया है। और इतना तो कॉमन पर्सन को करना पड़ेगा इफ ही इज टेकिंग द बेसिकली कमिंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स, कि उसे थोड़ा तो बिगर पिक्चर को देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक इन्वेस्टर है
ये लगभग 89th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है आज की डेट में, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उनका नाम है रे डेलियो। वो बेसिकली रिसेंसी बायस का शिकार ना हो, इसके लिए वो 500 साल के इतिहास तक चले गए थे कि पिछले 500 साल की इकोनॉमी कैसे चली है, कैसे एसेट क्लासेस होती हैं, कौन सा एसेट क्लास कब चलता है, कौन सा सेक्टर कब अच्छा करता है, कैसे सेक्टर कोई चला जाता है नया आ जाता है। तो ये सब अगर वो 500 साल पीछे जा सकते हैं, उनकी नेटवर्क भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो ही वांट्स टू मेक श्योर कि ही इज ऑलवेज अहेड ऑफ द डिसीजंस उनके अच्छे हों। हम 500 नहीं तो एक आम इन्वेस्टर पिछले 10 20 30 साल का तो ट्रेंड को नोटिस कर सकता है। तो प्रशांत ने जैसे बहुत ब्यूटीफुली समराइज करा कि आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से फूल होने से एंड रिसेंसी बायस का शिकार होने से एक ही तरीके से बच सकते हैं कि एक तो अपनी रिसर्च आप बहुत स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं कि जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी भी आप एडवाइस दे रहे हो, मेक श्योर कि उसके क्रेडेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाय क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग का मतलब मेरा यही है कि वो मार्केट को, वो किसी भी सेक्टर को कितने टाइम से रिसर्च कर रहा है, कितने टाइम से एनालाइज कर रहा है कि अब वो तो रिसेंसी बायस का शिकार नहीं है। क्योंकि अगर वो रिसेंसी बायस का शिकार है फिर तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता उससे। तो जैसे रे डेलियो जी 500 साल पीछे तक इतिहास में गए, आप एटलीस्ट 10-15 साल पीछे का तो इतिहास देखिए, तब उसके बाद ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले, किसी से इन्फ्लुएंस हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एज दे से पैसा कमाना इन स्टॉक मार्केट और इन एनी प्लेस, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो प्रशांत जी, इसी प्यारे से हमारे इंटरव्यू को मैं एक क्यूरियस क्वेश्चन से एंड करना चाहूंगा, विच इज कि आप कौन से एसेट क्लास से मैरिड हो? सलील, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। आपने गाड़ी खरीदी है किसी शोरूम से? जी बिल्कुल। तो आप जब वहां पे गए तो सेल्समैन को आपने चेक दिया होगा कि उसके बदले में आपको गाड़ी मिली। तो क्या सेल्समैन ने आपसे पूछा कि आपने ये पैसा कैसे कमाया है, कि आपने ये पैसा बिजनेस करके कमाया है, या आप ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, सैलरी लेके आए हैं, या आपने गोल्ड से कमाया है, या आपने स्टॉक मार्केट से कमाया है? किसी ने आपसे पूछा इस बात का? आज तक तो कभी नहीं पूछा। तो पैसा मनी है, हमें किसी एसेट क्लास से शादी करने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी मैरिड टू मनी। आई एम ऑल्सो मैरिड टू मनी। वो कहीं से भी पैसा आए। तो आज का सबसे बड़ा लेसन है गेट मैरिड टू मनी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आखिरी तक बने रहने के लिए। प्रशांत और मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाते रहे, उस पर डिस्कस करें, एंड विल मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। और आपके पास भी ऐसा कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज मेक श्योर कि उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, जिससे हम लोग उसको किसी भी अपनी फ्यूचर वीडियोस में उठा पाए और उस पर डिस्कस कर पाए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।